नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। रिपोर्टर्स लाइव में आज के दिन भर की बड़ी खबरें ग्राउंड जीरो से हम अपने संवाददाताओं के जरिए दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास बुलेटिन। और बात सबसे पहले दिल्ली की, जहां पर संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन हंगामे की भेंट चौथे दिन की सदन की कार्यवाही भी चढ़ गई। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा आज भी किया और इसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पाई। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और साथ ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा करने और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहा है और इस हंगामे के चलते कार्यवाही नहीं चल पा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो भी आरोपी हैं उनको दोषी करार देकर उनके खिलाफ सजा दिलाई जाएगी। सरकार भरोसा दिला रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की कोई चर्चा नहीं होगी। और इस बीच सरकार की तरफ से भी सीजेपी को बातचीत का आमंत्रण दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद राठौर की दिल्ली से ये रिपोर्ट। मानसून सत्र के चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे, छात्रों पर कथित पुलिस लाठी चार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तथा नीट पेपर लीक मामले में सदन में चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। विपक्षी सांसदों ने सदन के भीतर और सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। लगातार हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की ओर से दोनों सदनों की कार्रवाई शुक्रवार यानी कल तक के 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में कार्रवाई को लेकर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं सांसदों से नियम 377 के तहत अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील कर रहे थे। इस बीच विपक्षी के तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहा था। तो विपक्षी सांसदों की मांग है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक सदन सुचारू रूप से चलना असंभव है। इस दौरान संसद परिषद के मकर द्वार पर भी अलग अलग राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन करते हुए दिखे। एक और विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एनडीए सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन किया है और वो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार युवाओं को लेकर कहा कि सरकार भले ही युवाओं की बात करती है लेकिन बार बार पेपर लीक होता है, छात्र जो प्रदर्शन करते हैं उन पर पुलिस लाठी चलाती है, आंसू गैस का इस्तेमाल सरकार की तरफ से किया जाता है, पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाए। जब तक सरकार उन सभी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक सदन नहीं चलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला करते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। उधर भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार सदन में हर मुद्दा पर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश विपक्ष के तरफ से किया जा रहा है। राहुल गांधी अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने छात्र हित की बात करते हुए नीट पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कहा कि छात्रों को भी आश्वासन दे दिया है कि दोषी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पीड ट्रायल कराकर सरकार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। अब ऐसे में चौथे दिन जिस तरह से सदन की कार्रवाई हंगामे का भेद चढ़ गया, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब शुक्रवार को सदन की कार्रवाई शुरू होती है उस वक्त यानी 5वें दिन भी सदन सुचारू रूप से चल पाता है या हंगामे का भेद चढ़ जाता है। क्योंकि लगातार विपक्षी सांसदों की मांग है कि जब तक सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं करवा देते हैं तब तक सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री को तरफ से या फिर प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से विपक्षी सांसद अपनी सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर जवाब दें, आखिर छात्रों के भविष्य के साथ ये सरकार कब तक खिलवाड़ करेगी। देखने वाली बात होगी कि कल 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, विपक्षी दल के सांसद सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं या फिर
यूं ही 5वें दिन का क्या सदन की कार्रवाई हंगामे का भेंट चढ़ जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए दिल्ली। नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए 1980 के तहत विशेष निरोधात्मक शक्तियां प्रदान की हैं। दिल्ली सरकार के राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार इन शक्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा माने जाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा सकता है। एनएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोप तय किए 12 दिनों से लेकर अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस मामले पर देखिए हमारे संवाददाता अरविंद राठौर की दिल्ली से यह रिपोर्ट। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी एनएसए के तहत विशेष अधिकार दे दिया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को विशेष अधिकार दिया गया है, जिसमें 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक 3 महीनों की अवधि के लिए एनएसए के तहत निरोधात्मक हिंसा के आदेश को जारी कर सकते हैं किसी के खिलाफ। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोप तय किए भी कुछ परिस्थितियों में हिरासत में पुलिस ले सकती है। कानून के अनुसार अवधि 12 दिन से लेकर अधिकतम 12 महीनों तक हो सकती है। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जिनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा माना जाएगा। गौरतलब है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अधिसूचना में किसी विशेष प्रदर्शन या संगठन के नाम नहीं लिया गया है। इससे पहले सितंबर 2025 में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भी एनएसए के तहत पुलिस ने हिरासत में लिया था, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। अब ऐसे समय में पुलिस को जो विशेष अधिकार दिया गया है, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार के तरफ से दिए गए इस अधिकार को लेकर अब सदन के अंदर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, छात्रों का प्रदर्शन अलग से जारी है। अब ऐसे में सरकार के तरफ से इस आदेश को लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण होता है, क्योंकि एनएसए को लेकर जिस तरह से लगातार आए दिन विपक्षी दलों के तरफ से या फिर कई संगठन के लोग विरोध कर रहे थे। अब ऐसे में सरकार ने यह विशेष अधिकार दिल्ली के जो आयुक्त हैं उनको, पुलिस आयुक्त हैं उनको सरकार ने दिया है। इंडिया वॉइस के लिए दिल्ली से अरविंद कुमार। प्रयागराज में भी दिल्ली की जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी है। संगम नगरी में छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को गंभीरता से सुनी जाए और समस्याओं का जल्द समाधान निकाला जाए। धरना दे रहे छात्रों से प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस आंदोलन के पीछे की उनकी मुख्य मांगे क्या है, क्या वजह है इस आंदोलन की। देखिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी की ये रिपोर्ट। जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ उसकी गूंज अब अन्य शहरों तक पहुंच चुकी है। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम छात्र संगठन अब मुखर हो चुके हैं। लगातार प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग तरीके से अपनी डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो अनैतिक था, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इसके पीछे जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, हम ऐसे संगठन से बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे वो सवाल पूछें कि आखिर आप नीट की परीक्षा हो चुकी है, अब भी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उसकी डिमांड को लेकर के आप अभी भी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग साफ साफ है कि जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र की जो बदहाली चल रही है इस समय मोदी सरकार में, कि पेपर पे पेपर लीक हो रहा है और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर वो शिक्षा मंत्री जो है हमसे डायलॉग तक नहीं करता है। तो इतना जो बेशर्म शिक्षा मंत्री बैठा हुआ है वहाँ पर, अगर वो एक एग्जाम ठीक से नहीं करा सकता है तो वो कुर्सी पे है क्यों? तो हमारा साफ साफ कहना है कि धर्मेंद्र
सरदार सबसे पहले तो इस्तीफा दें। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से जंतर मंतर का 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है और एक ही डिमांड के साथ प्रोटेस्ट चल रहा है। और जिस तरह से पुलिस ने जो क्रूर व्यवहार किया उनके साथ, ब्रूटल क्रैकडाउन, आप देखिए कि किस तरह से लाठियों पे कीले ठोक कर मारा है। देखिए, इनकी एक बात से साफ हो चुका है कि जो शिक्षा मंत्री वर्तमान में है, उन्होंने अपना विश्वास छात्रों से खो दिया है और शायद यही वजह है कि उनका कहना है कि वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफे के सिवा अब कोई और बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन जिस तरह से वहां पर लाठीचार्ज की गई, जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि छात्रों ने भी पुलिस पर भी हमला किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब मोदी मीडिया का काम है। छात्र 1 महीने से वहाँ धरने पे बैठ रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने क्या बयान जारी किया कि वहाँ जो छात्र बैठे हैं वो दहशतगर्द है। 20 जुलाई को संसद मार्च होता है, उसमें दहशतगर्दी दिखती है पुलिसों की, उसमें दहशतगर्दी दिखती है सरकार की कि किस तरीके से लाठियों पर कील ठोक कर उनको मारा जाता है, उनका सर फोड़ा जाता है, उनका पैर तोड़ा जाता है। और मांग क्या थी कि आप जवाबदेही तय कीजिए कि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पे आप जवाब दीजिए। बिल्कुल अच्छा, देखिए, बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस तरह से क्रूर तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग किया है, लाठियों में कील लगा करके उनको मारा पीटा गया है। मीडिया से भी आप लोग बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि मीडिया का काम है दिखाना, जो कुछ घट रहा है वो दिखा रहा है। आप लोग मीडिया को क्यों टारगेट करने लगते हैं? मीडिया को क्यों नहीं आदमी टारगेट करेगा? जो बात सच्चाई है, जो बात स्टूडेंट का है, जो बात स्टूडेंट के हक की है, वो मीडिया कभी बोलता नहीं है। मीडिया का एक ही प्रोपेगेंडा रहेगा, कभी उसको खालिस्तानी, कभी अफगानिस्तानी, कभी पाकिस्तानी। क्या यहाँ के युवा, यहाँ के देशवासी जो देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अब बताइए एक जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। स्टूडेंट, अब सरकार जैसे जाहिल तो है, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इनको जवाब देने तो आता नहीं है। बिल्कुल, देखिए, समाज से ही निकले हुए ये छात्र हैं, उन्हीं परिवारों से निकले हुए हैं जो अलग अलग विभागों में नौकरी भी कर रहे हैं। मीडिया में भी इसी समाज से लोग जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मीडिया जिस तरह का रोल अदा कर रहा है वो शायद छात्रों के हित में काम नहीं कर रहा। ये काफी समय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इसका अंत कहाँ दिख रहा है? क्या कुछ है? कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? आपको लगता है कि जिस तरह से भाजपा एक तानाशाह हो गई, पार्टी खत्म कर दे रही थी, विधायक सांसद खरीद ले रही थी और मीडिया पे तो एक स्तर पे कब्जा हो गया था कुछ खास घरानों का। आप देखिए तो लग रहा था कि इस देश में कोई आवाज आगे बढ़ ही नहीं सकती। किसान आंदोलन को आप खालिस्तानी आंदोलन, CAA NRC को आप देश विरोधी आंदोलन लगातार दमन करते रहे हैं और इनको लग रहा था कि छात्र ही कहाँ एकजुट हो पाएंगे, लाठी चला के भगा देंगे और इन्होंने पूरी कोशिश की। क्या आपको लगता है कि आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए भी कुछ लोग शरारत कर रहे हैं? बिल्कुल, आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए कोई शरारत नहीं कर रहा है। ये पुलिस प्रशासन की एक चाल है और जो मोदी मीडिया भी उसकी भी एक चाल है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि देखिए, ये युवा हैं वो बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से शिक्षा प्रणाली है अब उसमें परिवर्तन लाना ज़रूरी हो चुका है। जिस तरह से पिछले पेपर लीक हुए थे उससे अब इस शिक्षा मंत्री पर उनका भरोसा उठ चुका है। लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से अब कोशिशें की जा रही हैं, जहां आंदोलनकारी लगातार अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी क्या कुछ पहल कर रही है और उसका नतीजा क्या होगा ये ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब छात्रों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और उसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज तक उसकी आँच आ चुकी है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर को विकास की बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि आस्थावान बनने का ठेका लेने वाले ही आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने प्रहार किया। गोरखपुर से हमारे संवाददाता अजीत यादव की ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है गोरखपुर में आज बड़ी सौगात दी है। बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो गोरखपुर शहर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर की सौगात दी है, लोकार्पण कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है 6 लेन के चालू हो जाने से जो है अब लोग यहाँ गाड़ियाँ जो है उनकी फर्राटा भर रही है, काफ़ी तेज़ी से जा रही है। जो शहर में लगने वाले जाम थे वो जाम से जो है वो समस्या दूर हो गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर की सौगात दी। सौगात देने के बाद सीएम योगी ने जो है 6 लेन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया, एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस 6 लेन फ्लाईओवर की बात करें तो ये 2.6 किलोमीटर लंबा है
और जो है 429 करोड़ रुपए में बना हुआ है। और इसके बनाने की बात करें तो ये फरवरी 2023 में इसके बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो है फरवरी 2026 में जाकर बनकर तैयार हो गया। इस 6 लेन फ्लाईओवर के बन जाने के बाद जो है गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़, देवरिया, लखनऊ, बिहार, नेपाल जो दूर दूर के यात्री आते हैं, अपनी गाड़ियों से आते हैं, तो उनको जो है गोरखपुर शहर में एंट्री के बाद जो जाम की समस्या से जूझना पड़ता था वो समस्याएं दूर हो गई। तो इस तरह से बात करें तो गोरखपुर को एक बड़ी सौगात मिली है। बात करें तो जो है फ्लाईओवर के साथ साथ जो है गोरखपुर में लगभग 995 करोड़ रुपए का सीएम योगी ने आज सौगात दिया है, जिसमें जो है 14 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। अजीत यादव, इंडिया वॉइस, गोरखपुर। मेरठ के हापुड़ अड्डा क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने प्रसिद्ध जगन छोले भटूरे की दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई की है। निगम ने दुकान के एक हिस्से को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान व्यापारी और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां नगर निगम की परिवर्तन दल की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची। दुकान मालिक का दावा है कि उनके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लेकिन बावजूद इसकी कार्रवाई की गई है, जिसका विरोध व्यापारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अली मेहंदी की मेरठ से ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम की टीम और व्यापारियों के बीच में उस वक्त हंगामा हो गया जब नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर एक व्यापारी की दुकान पर पहुंच गई। हम बात कर रहे हैं मेरठ के सबसे प्रमुख और व्यस्त चौराहे की, हापुड़ अड्डा चौराहे पर। वहां पर एक छोले भटूरे की दुकान है, जिस पर आज नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। नगर निगम का दावा था कि ये दुकान अवैध रूप से बनाई गई है और अवैध है, जिसको नगर निगम ने बुलडोजर के द्वारा ढा दिया गया। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही मेरठ के तमाम व्यापारी इकट्ठा हो गए और मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। हम बात कर रहे हैं मेरठ के हापुड़ अड्डा जो प्रमुख चौराहा है वो पूरा व्यस्त रहता है। व्यापारियों का आरोप था कि कांवड़ चलने वाले हैं, सावन का महीना चल गया है, उसके बीच नगर निगम की ये कार्रवाई बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोगों का रोजगार है। और व्यापारियों की अगर बात करें और उस दुकानदार की बात करें, उस दुकानदार ने नगर निगम को अपने कागज दिखाए। उसने कहा कोर्ट का हवाला देते हुए कि मेरे पास स्टे है, लेकिन नगर निगम मेरठ ने उसकी कोई नहीं सुनी और उसकी जो दुकान थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। उसके साथ साथ एक अन्य दुकान को भी नगर निगम ने ध्वस्त किया है। वहीं काफ़ी देर तक नगर निगम और मेरठ के व्यापारी और कुछ जनप्रतिनिधि वहाँ मौके पर पहुंचे और काफ़ी देर तक हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों को समझाया और शांत कराया। अब सवाल ये है कि व्यापारियों में कड़ा आक्रोश है। जहां एक तरफ मेरठ सेंट्रल मार्केट का भी प्रकरण चल रहा है, उसको देखते हुए अब ये नगर निगम की तरफ से कार्रवाई हो गई है। और जहां कांवड़ नज़दीक है, नगर व्यापारियों ने अपना रोष जताया और कहा है नगर निगम की कार्रवाई से लोग जो है बहुत ही दुखी हैं और इसका कड़ा विरोध करते हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। समाजवादी पार्टी अब अपने चुनाव को लेकर, यानी कि विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में जो होना है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और अपने उम्मीदवारों के लिस्ट भी फाइनल करने में जुट गई है। और सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी यह भी मिल रही है कि पहले चरण में 46 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम करीब करीब तय कर लिए। इनमें पूर्वांचल की 17, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 15 और मध्य उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल हैं। पार्टी जो करीबी अंतर से हारी है सीटें, उन पर पुराने प्रत्याशियों को फिर से मौका दे सकती है। इस पर देखिए हमारे संवाददाता अजहर खान की ये रिपोर्ट। 27 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है, समाजवादी पार्टी ने अपने 46 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली और सितंबर के महीने में इसकी घोषणा भी हो सकती है। दरअसल जो लिस्ट फाइनल हुई है, इसमें पीडीए नीति के तहत और साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर जो प्रत्याशी हैं उनका चयन किया गया है। लगभग पूर्वांचल की 17 सीटों पर, पश्चिम की 15 और मध्य यूपी की 14 सीटें इसमें शामिल हैं। और देखिए सितंबर तक ये लिस्ट जो है वो प्रत्याशियों की जारी हो सकती है और करीब अंतर से हारी सीटों पर जो पुराने प्रत्याशी हैं इनको फिर मौका मिल सकता है। पीडीए फॉर्मूला और बूथ स्तर की सक्रियता के आधार पर टिकट वितरण जो है वो होगा। फिलहाल 2027 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जुट गई है और इसको लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन का
अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने स्वार्थ में राजनीतिकरण किया जा रहा है और सड़क से लेकर संसद तक टकराव और हिंसा करना अनुचित है। सरकार और आंदोलनकारी मिलकर इसका शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका हल निकालें, यही उचित होगा। देश और जनहित से जुड़े वर्तमान हालात जो हैं उन हालातों के लिए समाधान जरूरी है, ये अपील की है मायावती ने। देखिए हमारे संवाददाता अजहर खान की रिपोर्ट। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा नीट पेपर लीक मामला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है वो वहां पर पहुंचे और उनका समर्थन भी किया। और इस बीच देखिए बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रमुख का कहना है छात्र छात्राओं और उनके परिवारों को काफ़ी बुरी तरीके से वो प्रभावित हो रहे हैं जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और उनके जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में ज़बरदस्त हंगामा बरपा है। और अब इसका राजनीतिकरण करने से ये मुद्दा सरकार के सीधे सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति में देश को निकलना ज़रूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं इसके आगे उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर डी स्थित भवन में 22 जून को लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत के 1 महीने बाद भी जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस घटना के बाद गठित 2 सदस्यीय एसआईटी और एलडीए की आंतरिक जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। आरोप है कि संबंधित विभाग केवल जिम्मेदार अधिकारियों की सूची मांगने तक सीमित रहे, जबकि वास्तविक जवाबदेही तय नहीं हो सकी है। 5 अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों को ही अब तक निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। अलीगंज में हुए अग्निकांड मामले में लगभग 15 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए, कई तरह के तथ्य सामने आए। बिल्डिंग में अवैध निर्माण किया गया था, सेटबैक का जो एरिया था वहां पर अवैध निर्माण हुआ था, जो मानचित्र स्वीकृत था उसके विपरीत जो निर्माण है वो बिल्डिंग का किया गया था। अब बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया और ये कहा गया कि या तो बिल्डिंग मालिक के द्वारा बिल्डिंग को गिरा लिया जाए जो अवैध निर्माण है, नहीं तो एलडीए के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम चीज़ों के बीच अभी भी वो तमाम जो दोषी अधिकारी हैं वो कार्रवाई की जद से बाहर हैं, क्योंकि जिनकी निगरानी में ये अवैध निर्माण हुआ और अग्निशमन विभाग के वो तमाम अधिकारी जो 2016 से अब तक लखनऊ में तैनात रहे, फायर एनओसी नहीं थी उस बिल्डिंग के पास, ना फायर एग्जिट की कोई व्यवस्था थी। 2016 में ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2016 से 2026 तक के जो भी इंजीनियर, जो भी एलडीए के अधिकारी तैनात थे, अभी तक ना वो चिन्हित किए गए और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई। 15 बच्चों की मौत हो गई, एसआईटी का गठन हुआ, साक्ष्य जुटाए गए, छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन बड़े अधिकारी अभी भी कार्रवाई की जद से दूर हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।